नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं 4 जनवरी की। एक ऐसी तारीख जो अक्सर नए साल की गहमा-गहमी में कहीं खो जाती है। लेकिन आज हम इसी तारीख पर एक गहरी नजर डालेंगे, क्योंकि ये विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाई जाती है। जी। आज की हमारी इस पड़ताल के लिए हमारे पास कुछ स्रोत हैं, जिनमें विकिपीडिया का एक लेख और दृष्टिबाधित लोगों के लिए साक्षरता और सशक्तिकरण पर केंद्रित एक और लेख शामिल है। हाँ। हमारा मिशन सिर्फ ये जानना नहीं है कि ये दिन क्यों मनाया जाता है, बल्कि उस आविष्कार के पीछे की कहानी और उसकी असाधारण प्रतिभा को समझना है, जिसने दुनिया देखने का तरीका ही बदल दिया। बिल्कुल। और जब हम इस विषय में थोड़ा और गहरा जाते हैं ना, तो सबसे पहली और मैं कहूंगी चौंकाने वाली बात सामने आती है। क्या? वो ये है कि ब्रेल कोई भाषा नहीं है। अच्छा। हाँ, हम अक्सर इसे एक भाषा मान लेते हैं, लेकिन ये एक कोड है। एक ऐसा जादुई कोड जो किसी भी भाषा का लिबास पहन सकता है, चाहे वो संस्कृत हो, स्पेनिश हो या हिंदी। ये सिर्फ एक दिन का उत्सव नहीं है, ये संचार और मानवाधिकारों की एक क्रांति का जश्न है। वाह, ये तो वाकई दिलचस्प है कि ये कोड है, कोई भाषा नहीं है ना। इस पर हम और बात जरूर करेंगे, लेकिन सबसे पहले चलिए इस दिन की नींव पर चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने इसे, जहां तक मुझे याद है, 2019 से मनाना शुरू किया, तो ये काफी नया अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। जी बिल्कुल नया है। पर सवाल यह है कि इसे शुरू क्यों किया गया, इसका असल मकसद क्या था? मकसद देखिए सीधा सा है और बहुत गहरा भी। इसका उद्देश्य है दृष्टिबाधित और आंशिक रूप से दृष्टिबाधित लोगों के लिए मानवाधिकारों की पूरी प्राप्ति में संचार के माध्यम के रूप में ब्रेल के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना। देखिए, बात सिर्फ अक्षर पहचानने की नहीं है, बात है जानकारी तक पहुंच की, अपनी बात कहने की आजादी की और समाज में बराबरी से हिस्सा लेने के अधिकार की। ब्रेल के बिना ये सब एक बंद दरवाजे की तरह है। और ब्रेल वो चाबी है। ब्रेल वो चाबी है जो उस दरवाजे को खोलती है। और ये चाबी हमें उस व्यक्ति तक ले जाती है जिसके जन्मदिन 4 जनवरी को ये दिन समर्पित है, लुई ब्रेल। हमारे स्रोतों में उनकी कहानी का जिक्र है, और ये किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लगती। ये सिर्फ एक आविष्कार की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक जिद और जुनून की कहानी है। लुई ब्रेल की कहानी ही इस आविष्कार की आत्मा है। वो 1809 में फ्रांस में पैदा हुए थे और महज 3 साल की उम्र में अपने पिता के वर्कशॉप में खेलते हुए एक औजार से उनकी आंख में चोट लग गई। इन्फेक्शन फैला और कुछ ही समय में वो पूरी तरह से अपनी दृष्टि खो बैठे। जरा सोचिए, उस दौर में 19वीं सदी की शुरुआत में एक दृष्टिबाधित बच्चे का भविष्य क्या होता होगा? कुछ भी नहीं, ज्यादातर तो निर्भरता और शायद गुमनामी में ही बीतता होगा। उस समय तो पढ़ने लिखने के साधन थे, लेकिन बहुत ही कह सकते हैं अजीब और अव्यावहारिक थे। पेरिस के रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड यूथ, जहां लुई ब्रेल पढ़ने गए, वहां किताबें होती थीं, लेकिन उनमें कागज पर अक्षरों को उभार कर बनाया जाता था। अच्छा, अक्षर ही उभरे हुए होते थे? हाँ, एक एक अक्षर इतना बड़ा होता था कि एक वाक्य पढ़ने में पूरा पन्ना लग जाता था। किताबें बहुत भारी, बहुत महंगी और बहुत कम होती थीं। पढ़ना एक संघर्ष था, ज्ञान हासिल करना नहीं। और लुई खुद इस सिस्टम से बहुत निराश थे। तो फिर बदलाव की चिंगारी कहाँ से आई? एक किशोर लड़के ने ऐसा क्या सोच लिया जो बड़े बड़े विद्वान नहीं कर पाए? चिंगारी आई सेना से। चार्ल्स बार्बियर नाम के एक सैन्य अधिकारी ने एक कोड बनाया था जिसे नाइट राइटिंग कहते थे। नाइट राइटिंग सैनिकों के लिए था, ताकि वे अंधेरे में बिना रोशनी जलाए सिर्फ छू कर संदेश पढ़ सकें। ये 12 बिंदुओं पर आधारित एक जटिल सिस्टम था। जब बार्बियर ने इस सिस्टम लुई ब्रेल के स्कूल में दिखाया तो बाकी लोगों ने इसे नकार दिया, पर 12 साल के लुई ब्रेल को इसमें एक उम्मीद दिखी। उन्हें लगा कि ये सिस्टम काम कर सकता है, बस इसे बेहतर बनाने की जरूरत है। एक सैन्य कोड को उन्होंने आम लोगों के लिए शिक्षा के एक उपकरण में बदल दिया। हाँ, और यही उनकी प्रतिभा थी। अगले कुछ सालों तक वो इसी पर काम करते रहे। उन्होंने बार्बियर के 12 बिंदुओं के जटिल सिस्टम को महज 6 बिंदुओं के एक सरल सेल में बदल दिया। 12 से 6? हाँ, सीधा आधा। एक ऐसा सिस्टम जो उंगली के एक पोर के नीचे आसानी से आ जाए और जिसे तेजी से पढ़ा जा सके। सिर्फ 15 साल की उम्र में लुई ब्रेल ने उस कोड की नींव रख दी थी जो आज पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है। कमाल है। ये एक जरूरत से जन्मा आविष्कार था,
जिसे एक बच्चे ने अपनी और अपने जैसे लाखों लोगों की जिंदगी बदलने के लिए बनाया था। बिल्कुल। ये कहानी तो सच में उस दिन को और भी ज्यादा मायने देती है। चलिए अब उस आविष्कार की प्रतिभा को समझते हैं। आपने शुरू में कहा था कि ब्रेल एक भाषा नहीं बल्कि एक कोड है। ये बात मुझे अब भी बहुत आकर्षित कर रही है। इसका असल में मतलब क्या है? ठीक है, इसका मतलब समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपको 3 भाषाएं सीखनी है, हिंदी, अंग्रेजी और अरबी। तो आपको 3 अलग-अलग लिपियां सीखनी पड़ेंगी, सही है? हाँ, देवनागरी, रोमन और अरबी लिपि, तीनों के अक्षर, उनको लिखने का तरीका, सब कुछ अलग है। बिल्कुल। ये 3 अलग-अलग दुनियाओं को सीखने जैसा है। सही बात है। अब यहीं पर ब्रेल का जादू सामने आता है। एक दृष्टिबाधित व्यक्ति को सिर्फ एक ही कोड सीखना है, ब्रेल का 6 बिंदुओं वाला सिस्टम। एक बार जब वो ये कोड सीख जाता है तो वो इसी कोड का इस्तेमाल करके हिंदी, अंग्रेजी, अरबी या दुनिया की कोई भी भाषा पढ़ और लिख सकता है। अरे कोड वही 6 बिंदु रहते हैं, बस उन बिंदुओं का जो संयोजन है, जो कॉम्बिनेशन है, वो अलग-अलग भाषाओं के अक्षरों का प्रतिनिधित्व करने लगता है। अरे वाह, मतलब ये हुआ कि ब्रेल सीखना किसी नई भाषा को सीखने जैसा नहीं है, बल्कि ये अपनी ही भाषा को एक नए तरीके से महसूस करने का हुनर सीखने जैसा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये तो सीखने की प्रक्रिया को बहुत आसान बना देता होगा। बहुत ज्यादा। ये भाषा की दीवारों को गिराने वाला एक अदृश्य पुल है। ये तकनीक को भाषा की राजनीति और उसकी जटिलताओं से पूरी तरह आजाद कर देता है। यही वजह है कि ये सिस्टम इतना सार्वभौमिक और सफल हो पाया। 6 बिंदुओं के उस छोटे से सेल में कुल 64 अलग-अलग संयोजन बन सकते हैं, जो अक्षर, संख्या, विराम चिन्ह और संगीत भी, जैसा आपने कहा। हाँ, और यहाँ तक कि संगीत के सुरों और गणित के फॉर्मूलों को लिखने के लिए भी काफी हैं। ये सार्वभौमिकता ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। और ये देखकर अच्छा लगता है कि भारत जैसे देश में, जहाँ इतनी भाषाएं और बोलियां हैं, वहां भी इस कोड की ताकत को जमीनी स्तर पर ले जाने की कोशिश हो रही है। हमारे स्रोतों में नई दिल्ली में हुए एक कार्यक्रम का जिक्र है ना? जी हाँ, विश्व ब्रेल दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय नेत्रहीन संघ, मतलब नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड, ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम आयोजित किया। लेकिन ये सिर्फ एक दिन का आयोजन नहीं है। अच्छा। उन्होंने एक बड़ा संयुक्त ब्रेल अभियान भी शुरू किया है। इसका मकसद है दृष्टिबाधित लोगों का उत्थान करना और समाज में समानता और सम्मान के साथ जीने के उनके अधिकार को सुनिश्चित करना। इस अभियान का एक नारा भी है जो इसके पूरे मकसद को कुछ शब्दों में बयान कर देता है। हाँ, नारा है अधिक ब्रेल, अधिक सशक्तिकरण। मोर ब्रेल, मोर एम्पावरमेंट। ये नारा बहुत गहरा है। ये साफ कहता है कि ब्रेल की उपलब्धता और उसका इस्तेमाल सीधे तौर पर सशक्तिकरण से जुड़ा है। सशक्तिकरण यहाँ सिर्फ एक भारी भरकम शब्द नहीं है, इसका असली मतलब है आजादी। आजादी? किस तरह की आजादी? ये है अपनी दवाई की शीशी पर लिखा नाम खुद पढ़ पाने की आजादी। सही बात है। रेस्टोरेंट में मेन्यू कार्ड किसी और से पढ़वाने के बजाय खुद अपनी पसंद का खाना ऑर्डर करने की आजादी, एटीएम मशीन को बिना किसी मदद के इस्तेमाल करने की आजादी, लिफ्ट के बटन पहचानने की आजादी, मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में आत्मनिर्भरता और सम्मान। बिल्कुल। जितना ज्यादा लोग ब्रेल सीखेंगे और जितना ज्यादा ब्रेल सार्वजनिक जगहों पर उपलब्ध होगा, लोग उतने ही सशक्त बनेंगे। लेकिन यहाँ एक सवाल मेरे मन में आता है जो शायद कई लोगों के मन में होगा। पूछिए। आज के डिजिटल युग में जहां हमारे पास ऑडियो बुक हैं, टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर हैं, एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट्स हैं जो कुछ भी पढ़कर सुना सकते हैं, तो क्या ऐसे में ब्रेल की प्रासंगिकता कम नहीं हो रही है? ये एक बहुत ही जायज और जरूरी सवाल है और इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। नहीं, ऑडियो तकनीक और ब्रेल एक दूसरे के प्रतियोगी नहीं है, बल्कि पूरक हैं। सोचिए, ऑडियो बुक सुनना और किताब पढ़ना, क्या ये दोनों एक ही बात है? ग्रहण करते हैं, लेकिन जब आप पढ़ते हैं तो आप शब्दों की बनावट, स्पेलिंग, व्याकरण, पैराग्राफ की संरचना, इन सब चीजों पर भी ध्यान देते हैं। आपने एकदम सही कहा। ऑडियो तकनीक जानकारी हासिल करने का एक बेहतरीन जरिया है, लेकिन ये साक्षरता नहीं है। साक्षरता का मतलब है लिखने और पढ़ने की गहरी समझ। ब्रेल के जरिए एक दृष्टिबाधित बच्चा स्पेलिंग सीखता है, वाक्य बनाना सीखता है, व्याकरण के नियम समझता है। यह दिमाग के उन हिस्सों को सक्रिय करता है जो सिर्फ सुनने से नहीं होते। ऑडियो पैसिव कंजम्पशन है, जबकि ब्रेल एक्टिव लिटरेसी है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है। जी,
इसलिए तकनीक ब्रेल का विकल्प नहीं बल्कि एक और सहायक उपकरण है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटने की कोशिश करें तो क्या मुख्य बातें हैं? मेरे ख्याल से सबसे पहली बात तो यही है कि विश्व ब्रेल दिवस हर साल 4 जनवरी को इसके आविष्कारक लुई ब्रेल के जन्मदिन के सम्मान में मनाया जाता है। हाँ, और उनकी खुद की कहानी प्रेरणा का एक बहुत बड़ा स्रोत है। बिल्कुल। दूसरी बात, ये सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त एक दिन है जो ब्रेल को मानवाधिकार के एक जरूरी हिस्से के रूप में देखता है। ये सम्मान और समानता का प्रतीक है। और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात कि ब्रेल कोई भाषा नहीं बल्कि एक सार्वभौमिक स्पर्शनीय कोड है। हाँ, ये 6 बिंदुओं का एक सरल लेकिन क्रांतिकारी सिस्टम है जो भाषा की सीमाओं को लांघकर दृष्टिबाधित लोगों के लिए शिक्षा, संचार और एक सम्मानित जीवन का मौलिक अधिकार सुनिश्चित करता है। बिल्कुल। और अंत में एक विचार करने वाला सवाल छोड़ जाते हैं। बताइए। हमने ब्रेल को कागज पर लिखे शब्दों तक पहुंचने के एक शानदार उपकरण के रूप में देखा। हाँ, जो 19वीं सदी का आविष्कार है। बिल्कुल। और आज भी उतना ही जरूरी है। लेकिन हमारी दुनिया अब तेजी से डिजिटल हो रही है ना? हाँ। स्क्रीन आधारित जानकारी अब कागज पर नहीं, स्क्रीन पर पिक्सल के रूप में है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो सवाल ये है कि इस नई दुनिया में स्पर्शनीय संचार मतलब टैक्टाइल कम्युनिकेशन का सिद्धांत कैसे विकसित होगा? यही आज का सबसे बड़ा सवाल है। डिजिटल जानकारी तक पहुंचने के लिए भविष्य का ब्रेल कैसा दिखेगा? हमारे पास आज रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्ले जैसी तकनीकें हैं जो स्क्रीन पर लिखे टेक्स्ट को तुरंत ब्रेल के उभरते हुए बिंदुओं में बदल देती हैं, लेकिन वे बहुत महंगी हैं और सबकी पहुंच में नहीं है। सही है। तो क्या भविष्य में हमारे फोन की स्क्रीन पर ही स्पर्शनीय डॉट्स उभर कर आ सकेंगे? क्या हैप्टिक टेक्नोलॉजी यानी कंपन के जरिए महसूस कराने वाली तकनीक किसी नई तरह की स्पर्शनीय भाषा को जन्म देगी? ये सोचना भी रोमांचक है और चुनौतीपूर्ण भी। बिल्कुल। चुनौती यह सुनिश्चित करने की है कि जैसे जैसे दुनिया ज्यादा विजुअल और डिजिटल होती जा रही है, हम अनजाने में दृष्टिबाधित लोगों के लिए नई बाधाएं न खड़ी कर दें। 21वीं सदी के डिजिटल नागरिक के लिए ब्रेल का अगला अवतार क्या होगा? ये तकनीक और मानवता दोनों के लिए एक बड़ा सवाल है।